everyone, welcome to today's session. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके EMRS के एमसीक्यूज, जो भी टीचिंग आपका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें से, और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज जाकर वो वीडियोस चेक कर लेना। उसमें मैंने डोमेन नॉलेज कंप्लीट करवा दिया है, NEP करवाया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह भी करवा दिया है आपको, और साथ ही साथ आपको टीचिंग के भी बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए। अब जो हमें टॉपिक आज देखना है वो है आपका टीचिंग मेथड्स, प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स। इन पर से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड के एमसीक्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक वो दे देती हूँ, एक आउटले जैसा, कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते समय। तो देखो, जो शिक्षण विधियां होती हैं हमारी, उस पर क्वेश्चन किस तरीके का बन के आता है। बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन है, फिर आपका आता है प्रैक्टिकल बेस्ड जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स होते हैं, डल्टन विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो टीचर सेंटर्ड है और कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड जहां पर टीचर ज्यादा एक्टिव है, स्टूडेंट मोस्टली पैसिव है थ्रू आउट द क्लास, और स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको टीचिंग मेथड आपको दे देगा और पूछेगा किसमें टीचर का रोल ज्यादा है, किसमें स्टूडेंट का रोल ज्यादा है। हाउ मच स्टूडेंट इज एक्टिव, आपको क्या दे देगा यहाँ पर, यहाँ ई भी आना चाहिए, आपको यहाँ पर क्या दे देगा, 3-4 मेथड्स दे देगा ऑप्शन में, और पूछेगा स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्टिव कौन से मेथड में है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन आपको बहुत सारे टीचिंग मेथड्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके कुछ मेजर प्रोपोनेंट्स है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रोपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो आपको करना है। देन सब्जेक्ट और क्लास सूटेबिलिटी, किस तरीके का टीचिंग मेथड कौन से सब्जेक्ट को या कौन से लेवल की क्लासेस को पढ़ाने के लिए सूटेबल है, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को समझ जाए तो शिक्षण विधियों पर अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया है टीचर सेंटर्ड मेथड। यहाँ पर कौन से हो सकते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, जिसे हम व्याख्यान विधि कहते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड है, बच्चे यहाँ पर पैसिव है, सिर्फ लिसनर है यहाँ पर। ठीक है, देन क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड में बच्चा थोड़ा एक्टिव होता है क्योंकि वो आंसर तो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर विधि जो होती है आपकी, प्रश्नोत्तर विधि जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसको टीचर सेंटर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन डिसाइड करेगा, टीचर डिसाइड करता है। देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जहां पर टीचर ज्यादा एक्टिव है क्योंकि टीचर उस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शन विधि, जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट है साइंस का, उसको टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही है तो बच्चे उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो कंपैरेटिवली, हालांकि बच्चों के ज्यादा सेंसेस एक्टिव है, लेकिन बच्चा यहाँ पर टीचर कंपैरिजन में लेस एक्टिव है। ठीक है, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स में कौन से आ जाएंगे, जैसे आपकी प्रोजेक्ट विधि हो गई, ह्यूरिस्टिक विधि हो गई, प्लेवे मेथड हो गया, खेल विधि हो गई। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जो हैं आपके, ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जहां पर थ्रू आउट द प्रोसेस स्टूडेंट इज मोर एक्टिव। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पर के प्रोपोनेंट्स के ऊपर बेस आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ प्रोपोनेंट्स लिखे हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि आपकी किसकी दी हुई है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग की दी हुई है। प्रोजेक्ट मेथड आपका किसका दिया है, W.H. किलपैट्रिक का दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेट्स का दिया हुआ है। फिर अगर आप डाल्टन विधि की बात करें तो हेलेन पाकहॉर्स्ट ने दिया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऐसे और भी आपको प्रोपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको टीचिंग मेथड के ऊपर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, अभी क्वेश्चंस करके भी देखेंगे हम। इसके अलावा आपका जो हम इस आपकी ये सेशन में एमसीक्यूज देने वाले हैं वो है आपके टीचिंग प्रिंसिपल्स और टीचिंग मैक्सिम से रिलेटेड। अब टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आपके, ये बेसिक ऐसे सिद्धांत या ऐसे आपके कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जिससे आपका शिक्षण और ज्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, नाउ यहाँ पर दो तरीके के प्रिंसिपल्स यहाँ पर कैटेगराइज किए गए, एक तो है आपके सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स, दूसरे होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मैं सबको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको एक बस बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ। दूसरे हैं आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, इनको भी आपको ध्यान में रखकर ही अपनी टीचिंग को डिजाइन करना चाहिए।
देन कुछ होते हैं आपके मैग्जिम्स, शिक्षण के सूत्र। क्या होने? शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये डिक्टम्स हैं, जनरल रूल ऑफ कंडक्ट। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है, तभी आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। जैसे नोन टू अननोन लिखा है ना, पहले से बच्चे को जो ज्ञात है उसको आधार बनाकर फिर आप जो है नई चीज बच्चे को सिखाइए। तो आप नोन टू अननोन पढ़ेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ऐसे ही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमेशा पहले बच्चे को सरल चीजें सिखाई जाती है और फिर उसको डिफिकल्ट चीज सिखाई जाती है। आप पहले बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीज नहीं सिखाएंगे। ऐसे ही कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हमेशा पहले बच्चों को मूर्त रूप से चीजों से अवगत कराया जाता है। जो ठोस चीजें हैं, कॉन्क्रीट चीजें, ऑब्जेक्ट्स वगैरह से आप पहले बच्चों को खेलना सिखाएंगे, उनको पहचानना सिखाएंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे लेके जाएंगे, जहां बच्चा दिमाग में ही बहुत सारी चीजें सोच समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्या है, कई सारे मैग्जिम्स है। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं। अगर आप लोगों को इसका एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी डाल दूंगी। चलिए हम सीधे चलते हैं एमसीक्यूज पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है, और मेथड कौन कौन से दिए हैं? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिक्टेशन मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिक तो आप सभी जानते हैं, लेक्चर मतलब व्याख्यान, टीचर जो है वहां पर लेक्चर देंगे। अगर डेमोन्स्ट्रेशन की बात करो, जैसे मैंने कहा कोई एक्सपेरिमेंट या कोई चीज जो है बच्चों को डायरेक्टली आप देने के बजाय, उनसे एक्टिविटी कराने के बजाय आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं और बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे। प्रोजेक्ट मेथड एक लगभग साइंटिफिक मेथड है, जहां पर एक पूरा प्रोसीजर होता है और उसके साथ जो है आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको दी गई, उसके ऊपर आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे उस पे, फिर आप उसके रिजल्ट्स निकालोगे। रिजल्ट्स जो होता है उसके बाद आप क्या करोगे, उस डेटा का एनालिसिस करोगे और इसके बाद जो रिजल्ट्स निकलेंगे उसके बेसिस पे फाइनल कंक्लूजन आप दोगे। तो ये प्रोजेक्ट मेथड आपका होता है, किलपैट्रिक ने दिया है। अब यहाँ पर पूछा है बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, मैं पहले ही इनके बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पर बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता, डिक्टेशन में भी नहीं होगा क्योंकि टीचर से बोल रहे हो और बच्चा जो है उसे लिख रहा है। प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, प्रोजेक्ट मेथड जैसे कि मैंने कहा किलपैट्रिक ने दिया है। यहाँ पर जो समस्या ली जाती है वो जो होती है आपकी सोसाइटी की कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई होनी चाहिए, यानी कि जिस दौरान बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है प्रोजेक्ट मेथड के दौरान, वो सोसाइटी की किसी रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। द मेन फोकस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज, तो ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषणात्मक विधि जो है आपकी, इसका मुख्य बिंदु क्या है? लर्निंग बाय डिस्कवरी, लर्निंग बाय रोट, लर्निंग बाय लिसनिंग, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन। तो यहाँ पर सुनकर सीखना, रटकर सीखना, ये सब तो आएंगे ही नहीं। यहाँ पर डिस्कवरी से सीखना है, अन्वेषण करना, ठीक है, ढूंढना, खोजना। तो ये ही आपका सही ऑप्शन है, मेन फोकस यही रहता है, लर्निंग बाय डिस्कवरी। अच्छा, अब ह्यूरिस्टिक मेथड में भी वैसे ही आपका प्रोसेस चलता है जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड में चलता है, पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं है रियलिस्टिक हो। प्रॉब्लम जो है एक इमेजिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे रही है। ठीक है, और प्रोसेस वही चलेगा, हाइपोथेसिस क्रिएट होगी, डेटा कलेक्शन होगा, उसके बेसिस पर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा, रिजल्ट्स जो आएंगे फाइनल डेटा एनालिसिस के बाद उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जो प्रिंसिपल है आपका, करके सीखना, ये किससे रिलेटेड है आपका? यहाँ पर जॉन डीवी का नाम है, थॉर्नडाइक का नाम है, पैवलॉव का नाम है, स्किनर का नाम है। तो देखिए आपका जो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है, ये किससे रिलेटेड है? जॉन डूई से रिलेटेड है। और इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की थी, वहां पर हमने कोल्ब्स का एक्सपीरियंशियल साइकिल किया था, और यहाँ पर हमने जॉन डेवी की भी बात की थी कि अनुभवात्मक अधिगम को ये बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे कि बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसी को क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो जॉन डीवी जो है लर्निंग बाय डूइंग से यहाँ पर रिलेटेड है। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड? ठीक है, तो बच्चों के अंदर अगर आपको क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर आपको विकसित करना है तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? यहाँ पर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड। अभी हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट मेथड जो है पूरा एक साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू आप चलते हो, तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है, बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है
वो लाएगा। इन द क्लासरूम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इंश्योर्ड बाय। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा है कि कौन से मेथड में बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यानी कि अधिकतम सहभागिता हमें समझ में आएगी। तो यहाँ लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, डिक्टेशन मेथड है, रीडिंग मेथड है। तो रीडिंग मेथड तो वैसे भी ऐसा कोई मेथड है नहीं, डिक्टेशन वगैरह भी। लेक्चर मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड में से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेटर मेथड आपको क्वेश्चन आंसर मेथड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। A teacher first gives some examples related to the concept and then asks about the rule या principle governing it. She or he is adopting. तो पहले क्या दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और उसके बाद रूल या कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। कौन सी विधि है आपकी, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच या एक्सप्लेनेटरी अप्रोच। देखो यहां पर याद कर लो, इंडक्टिव जिसे हम आगमनात्मक कहते हैं और डिडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब इंडक्टिव मेथड आपका जो चलता है वो चलता है फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, यानी पहले आपने स्पेसिफिक विशिष्ट चीजें बताई, एग्जाम्पल्स दिए बच्चों को कि राम एक लड़की का नाम है, आगरा एक सिटी का नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है। फिर आपने रूल बताया, ये जो किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी रिवर के नाम को डिनोट कर रहे हैं, इसको हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। तो पहले एग्जाम्पल दिए, उसके बाद आप रूल के ऊपर आए, दिस इज योर इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है, इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। देन डिडक्टिव पे अगर हम आते हैं तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट है, पहले आप रूल बता रहे हैं और उसके बाद अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये आपका डिडक्टिव अप्रोच में आ जाता है, ठीक है। ग्रामर में हम इसे यूज करते हैं, ग्रामर में दोनों ही यूज होते हैं। पहले आपने इंडक्टिव अप्रोच से पढ़ाया, उसके बाद आपने जो बच्चों को रूल समझा दिया, फिर आपने बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह दी, एग्जाम्पल्स दिए करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्टिव अप्रोच में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप मैथ्स में भी ले सकते हो। मैथ्स में भी आप क्या करते हो, आप बच्चों को फॉर्मूला अगर बता दो, उसके बाद आप बच्चों को सम्स दो सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला पे बेस, दैट इज योर डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, टीचर ने पहले एग्जाम्पल दिया और बाद में कॉन्सेप्ट समझाया, दैट मीन्स इट इज इंडक्टिव अप्रोच, आगमनात्मक उपागम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी मेथड, ठीक है, खोज विधि कहते हैं इसे। टीचर जो है कोई पुरानी कोई आपकी वो दे सकती हैं, कोई घटना हुई हो, ठीक है, उस घटना से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह आपको सर्च करने के लिए, उसको रिपोर्ट बनाने के लिए आपको दे सकती हैं, तो बच्चे जो है उसके बारे में खोज करते हैं, डिस्कवरी मेथड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ईच चाइल्ड इज मेड टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट समथिंग फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि बच्चा खोज से सीखे। As many questions as possible should be allowed to arise from children's own observation. बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है, खोज कर रहा है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो अराइज करने देना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। स्टूडेंट्स कैन नॉट सीक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर, ये गलत है। जितने भी आपके स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स भी है ना, जब बच्चे को जरूरत है तो टीचर की गाइडेंस ली जा सकती है। टीचर फैसिलिटेटर है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ऑल्सो। टीचर क्या है, एक सुविधा दाता है। आपको हर समय बच्चे को बताना नहीं है, इंस्ट्रक्ट नहीं करना है क्या कैसे करना है, बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, बच्चा खुद करेगा काम को। लेकिन जब उसे जरूरत है, नीड है आपकी गाइडेंस की, तो आप उसे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो कैन नॉट सीक ऐसा नहीं है, यही आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार डी देख लेते हैं, ईच चाइल्ड ट्राइज टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बिल्कुल, डिस्कवरी मेथड में आपको ऐसा थोड़ी कि एक ही सोर्स दिया हुआ है, बच्चे अलग अलग स्रोतों से खोजेंगे चीजों को। तो यहाँ पर यही सी वाला जो ऑप्शन है, यही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, which of the methods involve reflective thinking, reasoning and results from the achievement of certain abilities, skills and attitude। तो बच्चों ने कुछ कौशल अर्जित किए हैं, कुछ दृष्टिकोण अर्जित किए हैं, उसके बेसिस पे ऐसा कौन सा मेथड है जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतन, रीजनिंग और रिजल्ट फॉर्मेशन जो है बच्चों के अंदर लेकर आ रहा है। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लेवे मेथड, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। जब आप बच्चों को सिखा देते हैं, उनके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, स्किल सिखा देते हैं, तो बच्चों को फिर प्रॉब्लम दी जा सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरफ वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर टीचिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम टू क्लास 8 स्टूडेंट्स which one of the following methods would be most desirable। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड सिखाने हैं। देखो मैथ्स में अभी भी मैंने आपको बताया इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच जो है आपकी यूज होती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, डिडक्टिव मेथड या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
इसके अलावा आपका मैथ्स पढ़ाने के लिए और क्या यूज होता है, तो आपका यूज होता है यहाँ पर एनालिटिक सिंथेटिक, या फिर आप इसे एनालिसिस सिंथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस सिंथेसिस क्या होता है? एनालिसिस सिंथेसिस, देखो एनालिसिस का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना। मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, आप क्या करते हो, उसमें से जो नेसेसरी चीजें हैं उसको पहले लिख लेते हो, ठीक है। आपको 5 बनानास की कॉस्ट दी, आपको 10 बनानास की निकालनी है, तो आप क्या करते हो, उसमें से मतलब पूरा वर्ड प्रॉब्लम में दिया होगा, आप बच्चों को पहले उसमें से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या कंपोनेंट्स निकालने के लिए कहते हो, तो वो होता है एनालिसिस। किसी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके, किसी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना कहलाता है एनालिसिस। और इन कंपोनेंट्स के बेसिस पर एक नई चीज क्रिएट करना क्या कहलाएगा? सिंथेसिस, ठीक है। दिस इज योर सिंथेसिस। तो एनालिसिस सिंथेसिस मेथड आपका यूज होता है ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स में, ठीक है, जहां पर आप थ्योरम्स को प्रूव भी करते हो ना, तो पहले कंपोनेंट्स लेके आते हो, उसके बाद एक नए रिजल्ट तक पहुंचते हो, तो ये आपका एनालिसिस सिंथेसिस मेथड है। नेक्स्ट है आपका Which of the following methods involve breaking down of the problem? अच्छा, यही पूछ लिया है इसमें जो अभी मैं आपको बता रही थी, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। प्रोजेक्ट मेथड, एनालिसिस मेथड, इंडक्टिव मेथड, सिंथेसिस मेथड, दिस इज योर एनालिसिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम द अप्रोच दैट प्रोसीड्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, फ्रॉम जनरल रूल टू पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एंड फ्रॉम फॉर्मूला टू एग्जाम्पल, फ्रॉम अननोन टू नोन, ठीक है। तो अभी हमने इंडक्टिव डिडक्टिव की बात की थी, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, ऑप्शंस देख लेते, सिंथेटिक, एनालिटिक, डिडक्टिव, इंडक्टिव। और मैंने आपको बताया था इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ बढ़ते हैं और डिडक्टिव में हम रूल टू एग्जाम्पल बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चेक करो, ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजें भी, एस्पेक्ट्स भी आपको बताए, तो एक चीज तो हमें दिखाई दे गई, जनरल रूल से पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जा रहे हैं। भाई रूल से अगर आप पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पे जा रहे हो, दैट मींस ये डिडक्टिव अप्रोच है। और भी उसके एस्पेक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, उसको भी एक बार चेक कर लो। फॉर्मूला से एग्जाम्पल पे जा रहे हो, बिल्कुल सही। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट पे जा रहे हो, ठीक है। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाते हैं, इंडक्टिव में उल्टा हो जाता है। और अननोन टू नोन जाते हैं, ठीक है, अननोन टू नोन जाते हैं। ये भी आपका किसका? डिडक्टिव अप्रोच का ही आपका एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, डिडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट है आपका टीचर मस्ट बियर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज माइंड इन ऑर्डर टू। तो आपके पास व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत एक आपका प्रिंसिपल है, तो ये क्यों दिमाग में रहना चाहिए हमेशा टीचर के? डिस्ट्रीब्यूट स्टडी मटेरियल्स, कंप्लीट अ कोर्स ऑन टाइम, असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अडॉप्ट अ सूटेबल टेक्निक एंड स्टैंडर्ड। तो टीचिंग करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज वाले बच्चे उपस्थित हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनमें, तो आपको टीचिंग मेथड या टेक्निक्स भी ऐसी अपनानी है जो सबके लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पर सही आंसर है अडॉप्ट अ सूटेबल टेक्निक एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे, Who is the proponent of question answer method of teaching? तो question answer method of teaching के जो proponent है कौन है? सॉक्रेट, अरिस्टोटल, बेकन, ऑसबर्न। तो यहाँ पर है ये आपके सॉक्रेट्स, और मैं बाकियों का भी बता देती हूँ। जो आपका इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड है, वो आपका अरिस्टोटल ने दिया है और बेकन ने उसको फर्दर डेवलप किया था। तो आपके पास ऑप्शन में अरिस्टोटल आए तो आप अरिस्टोटल करेंगे, अगर बेकन आए तो आप बेकन भी कर सकते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच के लिए। और ऑसबर्न की अगर मैं बात करूं तो ऑसबर्न ने दिया है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। नेक्स्ट पे चलेंगे, which of the following statements is wrong about brainstorming method of teaching? This is a child centered method, it increases reflective thinking among students, it is merely recall of a particular solution, या it is based on the thought that a group can give better ideas than an individual। तो देखो यहाँ पर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने रखी जाती है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप इस पे सॉल्यूशन जो है अपनी तरफ से आइडियाज दीजिए, और वो इसके ऊपर सोचकर बहुत सारे आइडियाज देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि इस आपके बेस पर बनी हुई है कि एक इंडिविजुअल से ज्यादा एक ग्रुप, एक समूह अच्छे आइडियाज दे सकता है, ज्यादा आइडियाज दे सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो वो ज्यादा आइडियाज प्रोवाइड करेंगे, फिर बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को पिक कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। तो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को जरा देखो, ये क्या है? ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बिल्कुल है, ठीक है। इट इंक्रीजेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बिल्कुल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी, चिंतनशील सोच को भी बढ़ाएगा।
ये रिकॉल है केवल, नहीं केवल रिकॉल नहीं है, इस पर लॉजिकल थिंकिंग लग रही है। इट इज बेस्ड ऑन थॉट दैट अ ग्रुप कैन गिव बेटर आइडियाज, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा ना रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी सी वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग मेनली सपोर्ट्स। तो बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर मोटिवेशन जगाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा, आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। और बच्चे को सीखने के लिए तैयार करने के लिए आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए। तो शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत मुख्यतः समर्थन करता है कॉग्निटिव एंगेजमेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, पैसिव लिसनिंग, रोट मेमोराइजेशन। तो रोट मेमोराइजेशन का नहीं, पैसिव लिसनिंग का नहीं, ड्रिल और प्रैक्टिस का नहीं, कॉग्निटिव एंगेजमेंट। बच्चा जो है संज्ञानात्मक रूप से कब आपकी टीचिंग में इन्वॉल्व होगा, जब वो मोटिवेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। असर्शन दिया है इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। रीजन दिया है ऑल स्टूडेंट्स लर्न एट द सेम पेस एंड द सेम वे। सारे बच्चे एक ही गति पे सीखते हैं और एक ही तरीके से सीखते हैं, तो रीजन बिल्कुल गलत है, असर्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ए सत्य है, लेकिन आपका आर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैगजीन इंप्रूव्स लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप सरल से जटिल की ओर जाते हैं तो इस शिक्षण सूत्र से बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि लर्नर पहले कॉन्फिडेंट फील करता है जब वो इजी कॉन्सेप्ट सीख जाता है और इसके बाद वो डिफिकल्ट को भी सीख सकता है। तो रीजन पे बिल्कुल सही है, ठीक है। असर्शन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट, तो ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिम फ्रॉम इंपेरिकल टू रैशनल रिलेट्स विद लर्नर मूवमेंट टुवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अनुभव जन्य से तर्कपूर्ण, मतलब पहले से बच्चे ने अपने आसपास जो एक्सपीरियंस कर रखा है वही एग्जाम्पल आपने उठाया और उसके पीछे का लॉजिक बच्चे को समझाया। जैसे कि अगर यहाँ जमीन पर गर्मियों में जमीन पर पानी डाला जाए, थोड़ी देर में वो सूख जाता है, तो आपने बच्चे से पूछा, या फिर बच्चा जो है खेल कर जब आता है, को पसीने से लगता है, जब वो पंखे के नीचे बैठता है तो उसे कूल फील होता है, ठीक है। तो आपने बच्चे को ये एग्जाम्पल दिया कि आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आपने उसके पीछे का तर्क समझाया कि ये सब इवेपोरेशन की वजह से है, वाष्पीकरण की वजह से है, ठीक है। तो आप इंपेरिकल टू रेशनल जा रहे हैं, तो ये बच्चे का लर्निंग कहां से कहां की तरफ बढ़ाता है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग टू मेमोराइजेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टू लॉजिकल रीजनिंग, ड्रिल मेथड टू साइलेंट लर्निंग, रोट लर्निंग टू प्रोजेक्ट। देखो रोट और प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, ड्रिल भी नहीं कर रहा है बच्चा इसमें कोई। अब यहाँ पर से आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड से, लेकिन यहाँ मेमोराइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर एक्टिविटी एक बच्चे ने जो अपना एक्सपीरियंस करी थी उसके बेसिस पर आपने उसे एक लॉजिकल रीजन दिया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन यहाँ बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। During a science class, instead of explaining the concept of evaporation directly, the teacher first performs a simple activity where water disappears from a steel plate kept under sunlight. ठीक है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेट ये कौन से सिद्धांत को दर्शा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके दिखा रहे हैं और उसके बाद हम सीख रहे हैं, तो ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है, while teaching pollution the teacher connects the topic with recent smog conditions in Delhi and shows newspaper articles. This utilizes, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, जब पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा रही है, तो अभी रिसेंटली दिल्ली में जो स्मॉग का बहुत ज्यादा चल रहा है उससे उन्होंने उसे कनेक्ट किया। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, रियल लाइफ से कोरिलेट करके समझाया जा रहा है जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, लर्निंग बाय डूइंग अलाइंस विद विच एजुकेशनल फिलॉसफी। तो लर्निंग बाय डूइंग कहां से आती है आपकी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म। तो ये प्रेगमेटिज्म से आई है, जॉन डेवी भी एक प्रेगमेटिस्ट थे, ठीक है, प्रयोजनवादी थे। नेक्स्ट है, Which of the following is not a feature of grammar translation method? Now grammar translation method जो है वो आपका यूज होता है कोई भी दूसरी भाषा जब को सीखने के लिए, आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यहाँ पर यूज होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी भाषा बच्चे को सिखानी है उसको पहले उसकी मातृभाषा में अनुवाद करके फिर उसे सिखाया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेट करके सिखा रहे हो आप। तो मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबुलरी लिस्ट यहाँ पर पूछा है, नॉट अ फीचर, ठीक है। फोकस ऑन मदर टंग, emphasis on real life communication, teaching grammar through rules। तो यहाँ पर देखो रूल समझाए जाएंगे,
वोकेबुलरी लिस्ट बताई जाएगी। मातृभाषा पे ज्यादा जोर है क्योंकि आप मातृभाषा में पहले उसे ट्रांसलेट कर रहे हो फिर बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है। जैसे आपको कोई इंग्लिश का सेंटेंस समझाना है तो मैं पहले उसे हिंदी में बता के फिर बच्चे को बता रही हूँ कि इसका मतलब ये था। तो यहाँ पर आप शब्दों से सीख पाओगे, ग्रामर के रूल समझ पाओगे, और यहाँ पर आप ट्रांसलेशन के द्वारा जो है समझ पाओगे कि मीनिंग क्या आ रहा है। लेकिन रियल लाइफ कम्युनिकेशन यहाँ पर उतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, वो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है लर्नर्स वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, शेयर आइडियाज एंड नेगोशिएट मीनिंग, रिफ्लेक्ट, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कॉम्पिटिटिव लर्निंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो यहाँ पर लोग जो है ग्रुप में सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ठीक है, ए है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है असर्शन दिया है कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी अमंग लर्नर्स, और रीजन है इन कोऑपरेटिव लर्निंग ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ स्पेसिफिक रोल। देखो कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में थोड़ा अंतर है, दोनों ग्रुप में करने वाली चीजें हैं, एक्टिविटी है। कोलैबोरेटिव में भी ग्रुप में सीख रहे हो, कोऑपरेटिव में भी ग्रुप में सीख रहे हो, बट कोऑपरेटिव में टीचर का रोल ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पर टीचर एक्टिविटी डिजाइन कर रही है, इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को अलग अलग रोल्स भी असाइन किए जा रहे हैं, टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर इंडिविजुअल की अपनी एक जिम्मेदारी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि उस टास्क का वो पार्ट जो उसको असाइन किया गया, जो रोल उसे असाइन किया है, उसे वो पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करे, ठीक है, टास्क कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर अकाउंटेबिलिटी पूछी जाए तो कोऑपरेटिव लर्निंग में ग्रुप की भी होती है, इंडिविजुअल की भी होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, टीचर ने ग्रुप्स बना दिए, अब ग्रुप्स में जो भी बच्चों को सीखना है, आइडिया शेयर करने हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लर्निंग पे ज्यादा जोर है, ठीक है, यहाँ पर टास्क पे ज्यादा जोर नहीं है, कोऑपरेटिव में टास्क पर ज्यादा जोर है, और इंडिविजुअली रोल्स भी असाइन किए हैं टीचर ने, एक्टिविटी भी उन्होंने डिजाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग में अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है, लर्नर में बिल्कुल है, यहाँ पर ये सही है। कोऑपरेटिव लर्निंग में हर मेंबर का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट्स सोशल नेगोशिएशन एंड शेयर्ड नॉलेज, रीजन है स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेटिव लर्निंग वर्क इंडिविजुअली एंड डू नॉट रिलाई ऑन ईच अदर। देखो रीजन गलत है, अभी मैंने बताया कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है, आइडिया शेयर किए जाते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक साथ मिलकर निकाला जाता है। तो यहाँ पर ए ट्रू है लेकिन आर यहाँ पर फॉल्स, ए ट्रू है लेकिन आर यहाँ पर फॉल्स, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो आज हमने टीचिंग मेथड्स, प्रिंसिपल्स और मैक्सिम से रिलेटेड क्वेश्चन करे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप कुछ डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, तो मैं उसका डिटेल वीडियो जरूर वहां पर अपलोड करूंगी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पर फिलहाल जो है कम समय को देखते हुए हम इसको एमसीक्यूज के थ्रू जल्दी जल्दी कवर करना चाह रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आई थिंक 2 या 3 टॉपिक्स बस बचे हैं, लर्नर्स ट्रेट, फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करती है, एंड यहाँ पर एक मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का टॉपिक बचा हुआ है, विच आर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने टीचिंग के जितने भी टॉपिक्स थे आपके कंप्लीट कराए हैं, इवन के एक्स्ट्रा टॉपिक जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जिस पर पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैंने कवर कराया। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियोस नहीं चेक किए तो प्लीज वो वीडियोस चेक कर लीजिएगा, डोमेन नॉलेज आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और ये जितनी भी क्लासेस चल रही है इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल सकती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, और आपको सारी जितनी भी क्लासेस कराई जा रही है ना उनकी पीडीएफ, जितने भी एमसीक्यूज हम कर रहे हैं वो सब वहां पर अवेलेबल है, एक बार आप इसको जरूर चेक कीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।